अर्थशास्त्र में आय की अवधारणा क्या होती है, आय कहते किसे हैं, कुल आय, सीमांत आय और औसत आय क्या होती है, इसकी चर्चा मैं करने चल रहा हूं इस वीडियो में। ई लर्निंग पाठशाला में यूपी बोर्ड के कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चे का स्वागत है। मैं सूबेदार। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप में। ई लर्निंग पाठशाला में अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था आय की अवधारणा का पहला भाग। तो आज चलते हैं हम लोग दूसरी भाग पढ़ने के लिए। अब ये देखिए, ये है पहला, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में संबंध। ये हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। ये तीनों में जो संबंध है वो बाजार की दशा पर निर्भर करता है। अब बाजार की दशा कई प्रकार की होती है, या आप समझो 2 प्रकार की होती है। पहला ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा जो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, जो इसको हम नीचे बताएंगे आपको। पर इसका कंसेप्ट पहले समझो, इसके बाद तो फिर इसमें इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होती है जिसमें बाजार की ऐसी दशा है जिसमें जो है एक वस्तु की एक ही कीमत पूरे बाजार में होती है। उसकी कीमत कोई भी दुकानदार उसको बदल नहीं सकता। खरीदने वालों की संख्या तो ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये कि खरीदने वालों की संख्या और बेचने वालों की संख्या दोनों की ज्यादा होती है और पूरे बाजार में एक वस्तु की कीमत एक समान होती है। अब इसमें जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में जब कोई उद्योग या फर्म, उद्योग व फर्म क्या है, उद्योग के अंतर्गत काम करने वाले फर्म जो वस्तु का निर्माण करता है ना, जो उद्योग के अंतर्गत काम करते हैं तो उसको हम फर्म कहते हैं। देखिए कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है ना, इसलिए जो भी कीमत उद्योग निर्धारित करता है उसे फर्म स्वीकार करता है। अब आप ये समझो कि उद्योग आप समझ रहे हो, उद्योग के अंतर्गत काम करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं जो वस्तु को बनाती हैं। उद्योग तो मालिक होता है, वो नहीं बनाता है। उद्योग के अंतर्गत काम करने वाली जो फर्म होती है वो वस्तु का निर्माण करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की स्थिति में बाजार में जो कीमत तय हो जाती है उसी को स्वीकार करता है कौन, ये फर्म है। लेकिन उद्योग स्वयं कीमत तैयार नहीं करता, ये याद रहे। हालांकि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति जो है काल्पनिक अवधारणा है। ये वास्तव में बाजार में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है कि अगर बाजार में एक वस्तु की कीमत एक समान होती है तो कीमत तो जानते हो कि मांग और पूर्ति के कारण होता है। उपभोक्ता जो है मांग करता है और उद्योग उसको पूर्ति करता है, उसको भेजता है। उसके आधार पर जो है दोनों, जहां मांग और पूर्ति जहां दोनों बराबर होते हैं वहीं पर बाजार में कीमत निर्धारित होता है। कीमत घर पे तैयार नहीं होता है। आगे जरा इसमें देखें, इस बाजार में कोई फर्म या उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित और विक्रय की गई वस्तुओं की कमी या वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन कीमत को बदल नहीं सकता। ऐसी दशा में प्रचलित कीमत स्थिर होने के कारण औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर हो। क्योंकि इस चैप्टर में जो है ये आय वाला भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का डिटेल विवरण जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। नीचे जरा सा देखें आप, टेबल में ये उदाहरण आपको बताया गया है। किसी वस्तु की 5 पीस जो है बेची जा रही है। अब उस बेचने से मान लीजिए कि पहला पीस बेचने से 200 रुपया कुल आमदनी हो रही है, यानी कुल आय हो रही है। दूसरा बेचने से 400, 600, 800, 1000। देख रहे हो आप जो है औसत आय कैसे निकालेंगे। 200 में ये कुल आय में 1 का भाग दे देंगे तो 200 हो जाएगा। देख रहे हो, 400 में 2 का भाग दे दो तो ये 200 हो जाएगा, है ना। कुल आय में कुल उत्पादन, कुल बिक्री, अब यहाँ कुल बिक्री की बात है। कुल बिक्री का भाग देने पे नंबर आप ही देख रहे हो, तो ये औसत आय देख रहे हो एकदम एक समान है, 200 रुपया औसत आय, इसको एवरेज आय कहते हैं। ठीक है। अब सीमांत आय, सीमांत आय भी बराबर। क्यों, ये देखिए 400 में 200 घटा दो तो 200 हुआ। 200 में फिर 1 का भाग दे, 2 में से 1 घटा दो तो 1 हुआ। तो 200 में 1 का भाग देंगे तो 200। सब में 600 में 400 घटाओ 2, 2 में 1 का भाग दो 200। ठीक है। ऐसे जो है तो आप क्या देख रहे हो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में औसत आय और सीमांत आय दोनों समान होते हैं, ये आप देख रहे हो। तो अब जरा सा चित्र में देखो आप, ये जो डायग्राम जो देख रहे हो ऐसे, ये डीडी क्या है, डीडी जो है मांग रेखा है, किसी वस्तु की मांग रेखा है बाजार में। और ये यस यस जो देख रहा है ये वक्र पूर्ति रेखा, नीचे से ऊपर बाएं से दाएं ऊपर
ऊपर बढ़ती है। अब दोनों जहाँ कट करते हैं वहीं पर ये जो है कीमत बनती है, और ये कीमत बाजार में है ना। ये उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण यहाँ देख रहे हो, तो ये उद्योग इसको निर्धारित कर लेता है कि जितना जनता मांग कर रही है, उपभोक्ता मांग कर रही है, और उस वस्तु की पूर्ति जो है हम बाजार में जितना कर रहे हैं, तो उसके आधार पर ये कीमत इस उदाहरण में जो है आप देख रहे हो कि ये 200 है, ठीक है। अब इस कीमत पर इधर देखें आप, इसी कीमत पर जो है फर्म, ये फर्म का है, ये फर्म अ लिखा है, देखो मान लीजिए कोई फर्म अ है, तो उस फर्म के द्वारा जो है कितना औसत आय या सीमांत आय प्राप्त हो रही है ये दिखाएगा। इस कीमत को स्वीकार कर लेता है कौन? फर्म, और इसी कीमत को मान करके उत्पादन अपना बढ़ाता है। इस डायग्राम को जरा सा अच्छे ढंग से आप समझेंगे, ये 200 यहाँ कीमत है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो समांतर रेखा देख रहे हो, यहाँ लिखा है AR और MR और P माने कीमत, प्राइस। AR देखो इसमें 200 ये है, ये औसत आय 200, सीमांत आय सभी में 200, ये बिक्री जो है 1 2 3 4 5 ये है। यहाँ देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 ये सब बिक्री को दिखाया गया, और एक पीस पर जो है ये देख रहे हो आप, इसकी कीमत जो है आपका 200, फिर ये भी 200, ये भी सब 200, आप देख रहे हो ये सब 200 है। तो AR और MR दोनों दिखा रही, ये समांतर रेखा। अब P जो है ये कीमत हुई, तो औसत आय को हम P यानी कीमत भी कहते हैं, यानी कीमत के बराबर होती है। पीछे पढ़े हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए कुल आय जो है, ये कुल आय देख रहे हो, ये 200 400 600 है, तो ये मूल बिंदु से स्टार्ट होती है, यहाँ से सीधे देख रहे हो ऊपर जा रही, देख रहे हो, तो ये TR कुल आय, और ये जो समांतर रेखा है वो AR और MR है, ठीक है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होती है, इतना इसको याद रखें। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है। ये जो है उद्योग के द्वारा, ये डायग्राम क्या है, उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत है, और इस कीमत को फर्में जो है कीमत को अस्वीकार करके ये जो है वस्तु का उत्पादन करती है। आगे जरा देखें, ये आप देखो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है, अभी आपको हल्का सा इसका ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन इसका डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे अगले वीडियो में, जब चैप्टर वो आएगा तब उसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। हाँ, बाजार की ऐसी दशा जिसमें, अब जरा हमारी आवाज पे ध्यान देना, क्योंकि हम इसमें से देख के नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरा माइंड चल रहा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की कीमत बदलती रहती है, जैसा कि आप देखते हो बाजार में, वास्तव में यही देखने को मिलता है। तो उसमें होता यह है कि एक वस्तु की कीमत घटती और बढ़ती है, यानी दुकानदार जो है उस कीमत को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ऐसा क्यों करता है? अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। ये आपको इसमें देखना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की क्या स्थिति होती है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में सभी फर्म और उत्पादकों की समानता नहीं होती है। अच्छा, एक बात और, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये जान लीजिए कि उद्योग कीमत को तय नहीं करता है, बल्कि उपभोक्ता कीमत को जो है निर्धारित करते हैं। बाजार में कीमत निर्धारित होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में इसके कीमत का निर्धारण ये स्वयं फर्म करता है, न कि बाजार में तय होती है। फर्म जो है कीमत को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। समझ में आ रही है बात ना? तो वस्तु विभेद की स्थिति पाए जाने का मतलब क्या है? वस्तु विभेद यानी वस्तु में अंतर, एक ही वस्तु में अंतर होगा, उसके चाहे रंग में, छपाई में या डब्बा में, उसके स्थिति में जो है अंतर पाई जाती है। अब निकट स्थापन का मतलब ये है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का इस्तेमाल करना। ये प्रतियोगिता का नाम जो दिया गया है, मतलब खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच में कंपटीशन होती है। दूसरी बात कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के बीच में भी कंपटीशन होती है, तो इसीलिए उस बाजार का नाम जो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार रखा गया है। इसमें देखें, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के कारण उत्पादक अपनी वस्तु की अधिक इकाइयां बेचने के लिए वस्तु का मूल्य घटाता चला जाता है। जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में बताया था, उसमें कीमत नहीं बदलती है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत तुम्हारी बदलती है। देख रहे हो ना, कीमत इसमें बदलती जा रही है। तो अब इस स्थिति में जो है सीमांत आय और औसत आय में क्या स्थिति होती है, जरा इसमें देखो, आप टेबल में पहले देखो, तब तुमको समझ में आएगा। बिक्री की इकाई देख रहे हो, 1 2 3 4 ये 8 तक। कीमत देखिए, ये कीमत देख रहे हो, एक पीस का बिक्री जब हुआ तो ये 200 रुपया है। दूसरी पीस का जब बिक्री तो 180, तीसरी का 160। ये कीमत को स्वयं फर्म घटाती है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वाले में स्थिति में जो है कोई भी फर्म जो है अपनी वस्तु की कीमत को स्वयं घटाती है, यानी कीमत स्वयं तय करती है ना, और उसी कीमत पर जो है उपभोक्ता को बाजार में लेना होता है।
तो अब ये देखें, ये 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60 ये देख रहे हो, ये कीमत हो गया है ना। तो कीमत देख रहे हो कि घटाते चलता है वो। अच्छा, अब कहोगे कि भाई कीमत घटाएगा तो उसको घाटा नहीं होगा? नहीं, वो बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, अब फिर भी उसको लाभ होता है। तो आगे तुमको हम बताएंगे कि कैसे उसको ये लाभ होता है। ये स्थिति जो है सिर्फ आपको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही देखने को मिलती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान होती है। अब इसके आधार पर आप कुल आय निकाल लो और औसत आय निकाल लो, जैसा कि मैंने तुमको बताया है। तो अब ये हो गया। अब इसको डायग्राम पर जब हम यहाँ खींचा गया तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इधर देखिए आप, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इसके जो गुण देखने को मिलते हैं वो इसी डायग्राम से, तो इसको जो है इसी डाटा को जो है खींचा गया इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए ये पहला हम टीआर देखते हैं। टीआर यानी कुल आय, है ना। ये वस्तु की बिक्री की मात्रा है, इधर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ये वस्तु की बिक्री की मात्रा ये दिखाया गया है। तो अब यहाँ देखिए कुल आय जो है यहाँ ए से लेके बी तक जो है कुल आय बढ़ रही है, अब फिर नीचे कम हो जा रही है। यहाँ देख रहे हो कि ये दूसरी इकाई, यहाँ देखिए दूसरी इकाई से ये कहाँ है इसमें कुल आय, ये देखिए ये कुल आय को देख रहे हो, ये बढ़ती जा रही है। यहाँ देखो स्थिर हो गई है, यहाँ देख रहे हो 600 600 दोनों जगह स्थिर है। अब फिर जो है ये घटना शुरू हो गया है ना। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको यानी इसका जो विशेषता है इसी डायग्राम से आपको इसमें डाटा से जो है सॉरी इसको देखना है। तो अब यहाँ देखिए ये नीचे वाला क्या है, ये क्या है AC, ये MR है, और ये क्या है, ये वाला लाइन AR यानी औसत आय है, और ये क्या है सीमांत आय है। तो अब इसमें जरा इसके आप जरा गुण को देखो कि ये औसत आय और सीमांत आय दोनों घटते हैं जब बिक्री बढ़ाता है फर्म वाला या दुकानदार या बेचता है, तो कीमत को आप ये जो है वो घटा के बेच रहा है, आप कीमत को ये देख रहे हो घटाता चला जा रहा है। तो उसके कारण जो है ये औसत आय और सीमांत आय ये दोनों घटते हैं, लेकिन कुल आय जो है बढ़ती है। लेकिन बिक्री की एक विशेष स्थिति के बाद जो है कुल जो है आय जो है गिरने लगता है। दूसरी बात, अब इसमें एक विशेषता, तीसरी विशेषता ये है कि जब सीमांत आय 0 होती है, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 x अक्ष को जहाँ ये काट रहा है ये 0 हो गया है ना। तो ये C पॉइंट जो है 0 हो गया, तो 0 पर जो है कुल आय अधिकतम होती है। ये देखो परीक्षा में पूछा जाता है कि जब सीमांत आय जो है 0 होती है तो कुल आय कितनी होती है, अधिकतम होती है। और जब सीमांत आय ऋणात्मक होती है, इधर ऋणात्मक इधर होती है, ये x अक्ष है, उसके नीचे लाइन जब खींचोगे तो ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक हो गया तो कुल आय में गिरावट आती है, यहाँ देख रहे हो, ठीक है। और तीसरी बात ये कि सीमांत आय जो है धनात्मक वाले भाग, यहाँ से देखो A से लेकर C तक, ये धनात्मक वाला जो भाग में कुल आय तेजी से वो बढ़ती है। चौथा पॉइंट ये कि ये AR जो देख रहे हो, AR यानी औसत आय, ये जो है हमेशा धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती है, ये आप याद रखना है ना। तो ये ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, लेकिन सीमांत आय जो है ये ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन आप इसको ये समझिए कि ये थ्योरी है, यानी ये सिद्धांत, ये केवल सिद्धांत है। आप इसको अगर आप इसको समझो कि बाजार में देखने को ऐसे सचमुच में मिले, लेकिन दरअसल ऐसा देखने को मिलता नहीं है। सीमांत आय तो थ्योरी में हम लोग यहाँ पढ़ लिए कि ये सीमांत आय जो है इस डाटा के आधार पर ये ऋणात्मक होती है, लेकिन वास्तव में ये देखने को बाजार में मिलता नहीं है। तो इसको जो है आप अच्छे ढंग से इसको आप फिर से किताब में से भी देख करके आप इसको पढ़ेंगे, है ना। तो देखा कुल आय, सीमांत आय और औसत आय कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो है अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।